हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारस चैनल फिनिक्स क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट टर्न पर एक्चुअली केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उससे पहला लेक्चर में हम लोगों ने मैटर क्या है, कैसा है, किस तरह से बना होता है, इंटरनल मॉलिक्यूल एटम कैसे होते हैं उसमें, इसके बारे में बात की थी, इंटरनल फोर्स के बारे में बात की थी और सॉलिड के बारे में बात कर ली थी। हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे जिसमें हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया था, लिक्विड और गैस हमारे रह गए थे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्चुअली इंडिविजुअल पढ़ने से बेहतर तरीका ये है कि आप तीनों को कंपैरेटिव टर्म्स में पढ़ें, कि तीनों को कंपेयर करते चलें एक साथ और आपका पूरा सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें ये तीन फिगर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो पहला वाला फिगर है ये सॉलिड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो सेकंड फिगर है ये लिक्विड का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये तीसरा वाला है दैट इज गैस या गैसियस स्टेट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो जैसा कि हम लास्ट टाइम पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो सॉलिड की बस मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि शेप प्लस वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। क्या? शेप प्लस वॉल्यूम दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब अगर बात आते हैं लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी कि इतना क्लोजली बाइंड नहीं होते हैं जितना कि सॉलिड्स में होते हैं। अगर आप इसमें देखें तो देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो सारे पार्टिकल बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो देखो पैक्ड यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा इसके कंपैरिजन में, जो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में अगर आप देखें तो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो थोड़ा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जो लिक्विड होते हैं उसमें पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं इनको, चाहे आप मॉलिक्यूल बोलें, चाहे आप एटम बोलें या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलें, तीनों का मतलब यहाँ पर सेम लगाया जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली रादर देन सॉलिड जो होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, ज़्यादा स्पेस में होते हैं, ज़्यादा दूर दूर होते हैं, यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेस जो होता है वो सॉलिड से कंपैरिजन में लिक्विड में थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जब इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तो यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई पार्टिकल जितना नज़दीक होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, पार्टिकल जितना दूर होंगे फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जब इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो उतना रिजिड नहीं रह पाएगा जितना कि सॉलिड्स का होता है। भाई रिजिड का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल टाइट। रिजिड मतलब जो ब्रेक हो, सीधे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको रिजिड बोलते हैं। टफ स्ट्रक्चर जो होता है उसको रिजिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये रिजिड नहीं रहेगा, बल्कि इसलिए अब इसका क्या होगा, इसका शेप जो होगा वो अनफिक्स हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा। तो लिक्विड्स को आपने देखा होगा, लिक्विड का जो शेप होता है वो हमेशा वही रहता है। जैसे अगर मैं इस रिमोट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, रिमोट की बात करूँ, तो अब इस रिमोट को चाहे मैं इस हाथ में लूँ, चाहे इस हाथ में लूँ, चाहे किसी भगोने के अंदर रख दूँ या किसी भी चीज़ के अंदर रख दूँ, लेकिन इस रिमोट का जो शेप होगा वो कंटिन्यूसली ऐसा ही रहेगा, इसका जो शेप है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर अगर आप थोड़ा सा तेल ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो जो लिक्विड्स होते हैं इनको जिस भी कंटेनर में या पॉट में डाला जाए तो ये उसी का शेप एक्वायर कर लेते हैं ना। जैसे दूध होता है तो दूध वाला, पहले दूध वाला अपने पीपे में दूध लेकर आता है कंटेनर में, तो दूध का शेप पहले पीपे के डिज़ाइन का रहता है, फिर आप उससे अपने भगोने में ले लेते हैं तो जो दूध का शेप होता है वो आपके भगोने के जैसा हो जाता है। फिर आप उसे मान लीजिए पी लेते हैं तो पेट में जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उसका शेप क्या हो जाता है, आपके पेट के डिज़ाइन में कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो लिक्विड्स का जो शेप होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम की, तो इतना भी स्पेस नहीं है कि पार्टिकल का जहाँ मन करे उड़ के वहाँ चला जाए, तो ऐसा नहीं है। सरफेस नहीं छोड़ते हैं, क्या नहीं छोड़ते हैं, सरफेस
नहीं छोड़ते हैं, बस खाली शेप इनका चेंजेबल होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। भाई देखिए आप दूध वाला जब आपको दूध देता है, तो अगर दूध वाला 1 लीटर से नाप के 1 लीटर दूध देता है, तो आपके भगोने में पड़ने के बाद भी दूध 1 लीटर ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि दूध वाले ने 1 लीटर दूध दिया, भगोने में डालते ही वो 2 लीटर हो गया या आधा लीटर हो गया या 5 लीटर हो गया, ऐसा नहीं होता। या आपने कुछ भी चीज़ खरीदी, मान लीजिए कोई भी लिक्विड आपने ले लिया, तो जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अगर 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा, 5 लीटर है तो 5 लीटर रहेगा, 10 लीटर है तो 10 लीटर रहेगा, उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर हम बोल सकते हैं कि लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड का शेप तो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो शेप जो होता है वो कैसा होता है, चेंजिंग होता है या अनफिक्स होता है। कैसा होता है, चेंजिंग होता है या अनफिक्स होता है, यानी कि जो शेप ऑफ जो लिक्विड्स होता है वो चेंजेबल होता है। ये जिस भी इक्विपमेंट में या जिस भी पॉट में रखे जाते हैं ये उसी का शेप एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो इनका फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है, और इंटर एटॉमिक स्पेस बोले तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इनकी जो डेंसिटी होगी वो सॉलिड से कम होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए पार्टिकल दूर दूर आ गए, क्या आ गए, दूर दूर आ गए, तो इसका मतलब इनकी डेंसिटी जो होगी वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगी, कम कम होगी। आई बात समझ में? अगर एक ही मटेरियल ले लिया जाए, मतलब मान लीजिए कोई भी एक चीज़ आपने मान लीजिए एक ऑयल ले लिया, तो अगर वो ऑयल ले लिया तो जब वो सॉलिड स्टेट में होगा तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी, और अगर आप उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से आप गैस के फॉर्म में जाते हैं, तो डेंसिटी लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाटर का बिहेवियर एनामोलस होता है, उसके बारे में हम बाद में अलग से बात करेंगे। ठीक है, तो वाटर के मामले में थोड़ा उल्टा केस होता है, आप जानते हैं, अगर पढ़ा होगा तो, बाकी मैं भी अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिक्विड्स। ठीक है, इसके बाद आती है गैसियस स्टेट। क्या आती है? अच्छा, इनके पार्टिकल भी लगातार क्या करते रहते हैं, जो लिक्विड होते हैं इनके पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं। अब वाइब्रेट तो इसके पार्टिकल भी कर रहे थे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा जगह नहीं थी, बस अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल जो होंगे वो लगातार मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और जब ये मूव करेंगे तो जो भी जिसमें पॉट में ये रखे होंगे, तो उसके कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में रखे होंगे, तो उस कंटेनर की वॉल्स पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे लगातार स्ट्राइक करेंगे। तो जब मॉलिक्यूल्स लगातार स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सरफेस पे लगातार मॉलिक्यूल जब स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो इसकी सरफेसेस पर जो लिक्विड्स होते हैं वो कंटेनर की सरफेस पर हमेशा क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। आपने देखा भी होगा लिक्विड्स प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार कंटेनर की वॉल से लगातार क्या करते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, जिस वजह से कंटेनर की वॉल पे क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं गैस की ओर। ओके, तो अब हम आते हैं गैस पर। तो गैस की अगर बेटा बात की जाए तो गैसियस स्टेज में अगर हम बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं गैसेस स्टेट में किसी भी मैटर के, तो वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। कैसे होते हैं? वो बिल्कुल जिगजैग, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, तो कोई इधर जा रहा तो कोई कहीं जा रहा, सब बेमर्जी के हैं बिल्कुल। इन बच्चों पे ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जहाँ मन किया वहाँ निकल गए, तो ये इस टाइप वाले हैं। ठीक है, तो अब ये लगातार इधर उधर मूव करते रहेंगे। तो अब जब इनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा अगर इनकी बात करें गैसेस की। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होगा तो मॉलिक्यूल्स पे कंट्रोल बहुत कम होगा, तो ये लगातार इधर उधर भागते रहेंगे और इतना ज़्यादा भागेंगे कि ये अपनी सरफेस को छोड़कर भी जा सकते हैं। इसलिए ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इनका शेप फिक्स होता है। ठीक है, तो ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इनका शेप फिक्स होता है। जैसे अगर हम बात करें आपका डीओ,
तो अगर आप डीओ की बात करें तो डीओ उतना ही डीओ एक बॉटल में भर देते हैं। अब उस डीओ को तो एक बार हल्का सा स्प्रे करिए तो वही गैस जो थोड़ी सी उस बॉटल के अंदर जरा सी जगह में भरी होती है, खोलते हुए पूरे कमरे में फैल जाती है और पूरे कमरे में डीओ भर जाता है। ठीक है, पूरे कमरे में आप उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं। तो वो जैसे ही उसको मौका मिला तो ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं या जिस भी वेसल में रखे जाते हैं, ये उसी का शेप भी ले लेते हैं और उसी का वॉल्यूम भी ले लेते हैं। लिक्विड में क्या था कि शेप तो भगोने का ले लिया था हमारे लिक्विड ने, लेकिन वॉल्यूम भगोने का नहीं लिया था। जितना था 1 लीटर था, जैसे भगोना आपका 5 लीटर का है, तो अगर उसमें 1 लीटर लिक्विड डालेंगे तो अंदर जो लिक्विड होगा वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 5 लीटर नहीं हो जाएगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। आपने 1 लीटर के भगोने 1 लीटर की बोतल से 5 लीटर की बोतल में अगर आपने गैस को ट्रांसफर कर दिया तो वो 5 लीटर की बोतल में जाके पूरे 5 लीटर हो जाएगी, वो 1 लीटर नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो पूरी बॉटल का स्पेस क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो जो गैसेस हैं उनका ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं या बॉटल में या वेसल में रखे जाते हैं, उसी का शेप भी एक्वायर कर लेते हैं और उसी का वॉल्यूम भी एक्वायर कर लेते हैं। इसके पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो जो कंटेनर होगा उसकी वॉल्स पे लगातार प्रेशर भी लगाएंगे, इसकी वजह से प्रेशर फील होगा सरफेस पे। कॉर्नर जो एजेस हैं, जो कॉर्नर सरफेस है जिस भी कंटेनर है, ठीक है, गुब्बारे को फुलाते हैं, देखिए फूल जाता है, प्रेशर लगाते हैं, मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज फुलाओगे फूट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। शेप एंड साइज फिक्स नहीं है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत कम होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा। घर पे मम्मी किचन में पराठे बना रही होती हैं, आप कमरे में घुसते ही आपको स्मेल आ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गैसियस पार्टिकल होते हैं, पूरे में क्या होते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल कहीं भी भाग सकते हैं, उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है। अगर इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके किसकी बात करें, हाँ, इनके डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं तो गैसेस सबसे हल्की होती हैं, तो यानी कि उनकी डेंसिटी सबसे क्या होगी, कम होगी। गैसियस फेज की डेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, इनका मास भी बहुत कम होगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट की कोई बात ही नहीं है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो किसी सब्सटेंस का हो सकता है। अब गैस है तो गैस ही है, इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात थोड़े ना करेंगे, है ना। तो ये है, तो ये इनका सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई कि सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं और गैस कैसे होती हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में हम बात करें कुछ टर्म्स की, तो पहला तो ये तो आपको फिक्स होगा, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स। इसमें सिर्फ वॉल्यूम फिक्स, इसमें ना वॉल्यूम फिक्स और ना ही शेप फिक्स। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करें, इंटरमॉलिकुलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में उससे कम, फिर गैस में सबसे कम। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की उससे कम, फिर गैस की सबसे कम। इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस होगा वो गैसेस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अगर मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे कम होगा, इसके बाद लिक्विड्स का उससे ज़्यादा होगा और सॉलिड्स का सबसे ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट की अगर बात करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखिए क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। आपको पहले ही बताया जा चुका है, डेंसिटी की डेफिनेशन लिखिए। वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया था डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। आइए देख लीजिए डेंसिटी होती क्या है, समझ लीजिए। अच्छा, तो देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, m/v। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं तो d = m/v। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए।
कभी भी तीन चीज़ें होंगी। अगर कोई भी डेंसिटी की बात करें तो अगर मास और वॉल्यूम पता है तो आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी और मास पता है तो आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो आप मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की फॉर्मूले से कैसे होता है। अब डेंसिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा हो गई। लेकिन टेक्निकली डेंसिटी है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 3 बोतल ले ली। क्या ले ली? 3 बोतल ले ली, 1-1 लीटर की। ये तीनों बोतल 1-1 लीटर की। इसे मान लीजिए आपने वाटर भर दिया, इसे मान लीजिए आपने ऑयल भर दिया, और इसमें मान लीजिए आपने मरकरी भर दी। ठीक है, इसमें ऑयल क्या, मैं हनी कर लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। इसे हनी भर ले। ठीक है, ये 3 बोतल है, तीनों का वॉल्यूम 1 लीटर है। एक में आपने पानी भर लिया, एक में आपने शहद भर लिया, हनी भर लिया, और तीसरे में आपने मरकरी भर लिया। मरकरी सभी लोग जानते हैं ना, हिंदी वाले पारा Ag जो थर्मामीटर में भरा जाता है। ठीक है, तो वो हो गया। मरकरी एक मेटल है, लिक्विड स्टेट में रहती है। ठीक है, तो ये हो गए 3। तो अब अगर हम इन तीनों में देखें तो अगर कोई 3 बोतल लेके आएगा हमारे पास इनकी, तो हम यही बोलेंगे ना, 1 लीटर वाटर भी है, 1 लीटर हनी भी है, और 1 लीटर मरकरी भी है। लेकिन एक बात बताइए, इनमें से तीनों में से सबसे भारी कौन सी होगी? तो अगर देखा जाए तो क्या इनका सबका वजन सेम होगा? नहीं, सबका वजन अलग अलग होगा। ये जो होगी ये सबसे हल्की होगी, शहद वाली उससे भारी होगी, और मरकरी वाली सबसे भारी होगी। बोतल एक ही थी, क्वांटिटी उतनी ही है, 1-1 लीटर है तीनों, वॉल्यूम सबका सेम है। लेकिन आप देखो तो शायद हो सकता है इसमें 1 किलो से ज़्यादा आ गया हो। ठीक है, 1 किलो से ज़्यादा आ गया हो, जो शायद इसे मास हो जाएगा। इसमें हो सकता है 1 किलो से क्या आया हो, कम आया हो, 1 किलो से कम, या एक्चुअली वाटर जो होता है वो 1 किलो ही होता है, डेंसिटी 1 होती है इसकी, तो 1 लीटर में 1 किलो ही आएगा एग्जैक्टली। अगर मैं आपको बता दूं, शायद हो सकता है 1 किलो से ज़्यादा आ जाए। मरकरी 1 लीटर की बोतल में 1 किलो से भी ज़्यादा आ सकती है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। तो डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें, आप क्या ले लें, 1 मीटर क्यूब ले लें या 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लें, तो उतने 1 सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस सिस्टम में, अब एमकेएस चल रहा है तो मीटर क्यूब की बात कर लेते हैं, तो 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम ले ले किसी भी सब्सटेंस का, तो उतने सब्सटेंस का जो भी वजन आता है, जो भी मास आता है, वजन नहीं क्योंकि जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी मास आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस की डेंसिटी कहलाता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम के किसी भी सब्सटेंस का जितना मास होता है वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की डेंसिटी का मतलब, जैसे किसी चीज़ की डेंसिटी 2 है, क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया जाएगा तो उसमें ये जो सब्सटेंस है वो कितना आएगा, 2 किलोग्राम आएगा। आई बात समझ में? जैसे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है, कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे याद करते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो याद रखिएगा 1 होती है, लेकिन एसआई सिस्टम चला तो 1 जो होती है वो एसआई सिस्टम में नहीं होती है, वो सीजीएस सिस्टम में होती है। एसआई सिस्टम यानी एमकेएस सिस्टम में वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1000 होती है, और वो जो 1 होती है वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी है सीजीएस सिस्टम में, ये वाटर की डेंसिटी है एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम लिया जाए, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में का पानी लिया जाए, इतना पानी लिया जाए कि उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, तो उसका जब आप मास लेंगे तो मास कितना निकलेगा, उसका 1000 किलो निकलेगा। आई बात समझ में? या 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप पानी लेते हैं तो उसका जो वजन निकलेगा, मास निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 1 ग्राम निकलेगा। तो इसलिए वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, मैंने बोला किसी चीज़ की डेंसिटी अगर 2000 है, मान लीजिए कितनी है, 2000 है, 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया जाए उस सब्सटेंस का, तो उसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, 2000 किलोग्राम आएगा। तो डेंसिटी समझ में आ गई होगी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम के किसी भी सब्सटेंस का जो भी मास बनता है वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। आई होप क्लियर होगा। बाकी नॉर्मल टर्म्स में आप समझने के लिए
सिर्फ डेंसिटी का मतलब, अगर वैल्यूज से आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है, डेंसिटी कम ज़्यादा इस टाइप का अंदाज़ा लगाना है, तो आप डेंसिटी का मतलब गाढ़ापन से समझ सकते हैं कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंस गाढ़ी होगी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेंस होगी। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो इन सबको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या क्या बोला गया है? एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी है, फिर शहद है, फिर वाटर है, फिर चॉक है, फिर कॉटन है और फिर आयरन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली आयरन की होगी। आयरन सबसे भारी होता है। ठीक है, आयरन सॉलिड है। इसके बाद अगर हम बात करें चाक की, तो चाक भी सॉलिड है, तो इससे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? चाक की होनी चाहिए। वैल्यूज़ नहीं दी गई, बस अंदाजे से बताना आपको। ठीक है, अब इससे ज़्यादा बात करें तो वाटर। अब कौन है? अच्छा, कॉटन को मत ले लेना, कॉटन की डेंसिटी बहुत कम होती है। क्या होती है? कॉटन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि कॉटन बहुत हल्का होता है। कॉटन के अंदर वो भरा रहता है, क्या? एयर भरी रहती है। ठीक है, लेकिन जब एयर भरी रहती है तो हम उस समय डेंसिटी नहीं लेंगे, हम कॉटन को पूरा पिचका देंगे। क्या करेंगे? कॉटन को पूरा पिचका देंगे। जब उसके अंदर एक भी एयर नहीं बचेगी, तब उस समय का जो वॉल्यूम होगा वो असली वॉल्यूम हम मानेंगे कॉटन का। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉलिड्स का होगा, फिर लिक्विड्स का होगा, फिर गैसेस का होगा। तो उस हिसाब से आप इनको अरेंज कर देंगे। ठीक है, अगला आता है टेबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो हम पीछे अभी क्लास में कर चुके हैं, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, बहुत जरूरी टर्म्स है। सबसे पहला आता है रिजिडिटी। ठीक है, तो रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब आप समझ सकते हैं डिग्री ऑफ टफनेस। क्या बोल सकते हैं इसको आप? डिग्री ऑफ टफनेस। मतलब कोई चीज़ कितनी ज़्यादा कठोर है उसको क्या बोलेंगे? रिजिडिटी बोल देंगे। ठीक है, कि कोई चीज़ बोलते ना, जैसे बहुत रिजिड है। कई बार लोगों को नेचर के बारे में बोला जाता है, अरे उनका नेचर बहुत रिजिड है। तो रिजिड का मतलब क्या? किसी की बात नहीं मानते, बस अपने पे ही अड़े रहते हैं। तो ऐसे रिजिडिटी का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस से भी, तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं। सॉलिड रिजिड होते हैं, मतलब कि अब जैसे क्या, ये मार्कर है, तो ये मार्कर को अगर मैं झुकाऊँ तो ये झुकेगा नहीं, ये सीधे टूटेगा। क्या होगा? ये ब्रेक होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है? रिजिड है। मैं कोशिश करूंगा कि नहीं भाई अपना शेप बदलो, लेकिन ये बदलेगा नहीं, तो ये रिजिड मार्कर हो गया। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर एक पानी होता तो पानी में हाथ डालेंगे तो पानी हट जाएगा, शेप बदल लेगा अपना। तो पानी जो है या लिक्विड है वो रिजिड नहीं है। अच्छा, लिक्विड से याद आया, चलो आगे बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो रिजिडिटी हो गई। क्लियर है बात? तो रिजिडिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ टफनेस, यानी कठोरता, डिग्री ऑफ कठोरनेस। ठीक है, अगला आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू कंप्रेस। टेंडेंसी टू कंप्रेस। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी जो मैं इन टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी इसी में बात करता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा। ठीक, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कंप्रेस होने की डिग्री। क्या? डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कितना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि उसके शेप को चेंज कितना, कहाँ तक लेके जाया जा सकता है चेंज, कि वो अपने शेप को दोबारा वापस होल्ड कर ले। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ मार्कर की, तो एक लेवल है कि मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर सकता हूँ। ठीक है, दबा सकता हूँ यार इसको टेढ़ा, वो इलास्टिसिटी में कंप्रेसिबिलिटी है। आपको और ज़्यादा किसमें समझाऊँ मैं? कोई भी चीज़ कंप्रेस करना है आपको, मान लीजिए। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को दबाना है। दबाने की हम बात ऐसे करें कि जैसे आप गैस लेते हैं, सिलेंडर भर के आता है आपके यहाँ LPG वाला, बहुत सारी गैस होती है, उसको उठा के 14 लीटर के सिलेंडर में दबा के भर देते हैं कि नहीं भर देते हैं? तो किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा दबाया जा सकता है वो उसकी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। तो कंप्रेसिबिलिटी के मतलब उनको, उसके वॉल्यूम को दबा के प्रेशर अप्लाई करके आप क्या कर सकें? कम कर सकें, तो वो कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर आप देखें तो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। सॉलिड्स को दबाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी जीरो होती है। अब जब आप आयरन को दबाते हैं तो आपको लगता है कि आयरन नहीं दब रहा, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर जाओगे तो आयरन की सरफेस कुछ ना कुछ दब रही होती है, ऐसा नहीं कि नहीं दब रही होती है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, दबाना, उसके वॉल्यूम को थोड़ा सा डिक्रीज करना प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। अच्छा, इसके बाद लिक्विड्स को दबाना और ज़्यादा पॉसिबल है। लिक्विड्स को सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा दबाया जा सकता है, लेकिन
लिक्विड्स कोई बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैसेस होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। आप देखते हैं इतना सारा डीओ होता है, एक छोटी सी बोतल में बंद करके दाब के आपको पकड़ा देते हैं, थोड़ा सा खोलो तो पूरे कमरे में वो गैस फैलती है। तो कितना ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड जो एयर होती है वो सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती है। तो क्योंकि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला टर्म आता है बेटा फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी को पढ़ने से पहले आपको एक और टर्म समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आई है, ठीक है। फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या होता है? कई बार लोगों को लगता है कि पानी जो है वो फ्लूइड है, जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, गैसेस भी फ्लूइड कहलाती हैं और लिक्विड्स भी फ्लूइड कहलाते हैं। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो, क्या? एनीथिंग विच कैन फ्लो, हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड में कौन कौन आता है? दो चीजें आती हैं, हमारे लिक्विड्स आते हैं, लिक्विड भी फ्लूइड होते हैं और गैसेस भी फ्लूइड होती हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्लूइड्स नाम देते हैं। तो फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो, यानी हर वो चीज जो फ्लो हो सके, जो बह सके, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर द फ्लूइड्स। तो अब इसके बाद टर्म आता है फ्लूइडिटी। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे या नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि फ्लूइडिटी मतलब कि टेंडेंसी टू फ्लो। तो किसी भी चीज़ की टेंडेंसी फ्लो करने की जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्लूइडिटी भी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सॉलिड्स जानते हैं आप बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते हैं, तो लगभग जो फ्लूइडिटी ऑफ सॉलिड्स होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है। लिक्विड्स की फ्लूइडिटी सॉलिड से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं वो नदियों में पानी बहता है, हर जगह पानी बहता है, और भी कोई भी लिक्विड है वो तुरंत बह जाता है, फैल जाता है, फ्लो करता है। तो यानी कि जो फ्लूइडिटी होती है वो लिक्विड से काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप एक जगह एक गैस को फैला दें और आप एक जगह लिक्विड फैला दें, पानी फैला दें, तो पानी ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा कि गैस? तो ऑब्वियसली गैस ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। गैस आप ज़रा सा फुस करेंगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। अगर आपके ग्लास से पानी गिर गया तो उसको पूरे सरफेस से फैलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो फ्लूइड्स होते हैं, तो फ्लूइडिटी की हम बात करें तो जो गैसेस की फ्लूइडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की उससे कम होती है, और जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनफ्लोएबल होते हैं, यानी उनकी फ्लूइडिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है, वो फ्लो नहीं होते हैं क्योंकि वो रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो क्या है फिलिंग अ गैस कंटेनर? तो अगर कभी किसी गैस कंटेनर को आप फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? तो देखिए, अगर कभी किसी गैस कंटेनर को फिल कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस गैस पे प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गैस पर प्रेशर और कूलिंग। अभी इस इफेक्ट की हम बात करेंगे कि सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर का क्या और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब होता है कि किसी गैस कंटेनर में आप उसमें प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, यानी उसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, और आप क्या करते हैं? उसको छोटे से कंटेनर में फिल कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेप की। तो शेप, साइज और वॉल्यूम की बात करते तो शेप आप बता चुके हैं कि सॉलिड्स में फिक्स होता है और लिक्विड और गैसेस में अनफिक्स होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी पहले समझ लो भैया काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन। क्या? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन। कोई चीज़ जितना ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही होगी उसकी अंदर की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। और कोई चीज़ जितना धीमे मूव कर रही होगी उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे अगर अभी आप मेरी बात करें तो मैं बिल्कुल रुका हुआ हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ? वॉक कर रहा हूँ या थोड़ा हल्का हल्का क्या कर रहा हूँ? जंप कर रहा हूँ। तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मैं और तेज से करने लगा तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? और ज़्यादा हो गई। तो कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलती है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है, और कोई चीज़ जितना स्लो मूव करती है जिसकी स्पीड वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही क्या होती है? कम होती है। आई बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन होता है?
हम तुम तो होते नहीं हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स में जितना ज़्यादा मोशन होगा तो उसके अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सॉलिड के पार्टिकल में बहुत कम मोशन होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। लिक्विड्स के पार्टिकल्स में उनसे ज़्यादा मोशन होता है, दूर दूर होते हैं, ज़्यादा मूव कर पाते हैं। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जी सॉलिड से कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल तो जानते हो, कोई इधर तो एक उधर, बिल्कुल अरे गहरे नथु खैरे टाइप के रहते हैं, चारों तरफ भागते दौड़ते रहते हैं। तो वो तो दौड़ भाग मचाए रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में अभी बात कर चुका हूँ कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल टाइटली हेल्ड है तो मास ज़्यादा आएगा एक वॉल्यूम में। ठीक है, तो अगर सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस ले लिया जाए तो सबसे भारी सॉलिड होंगे, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड में की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैसेस की उससे कम होती है। इसको करते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन क्या है आगे? गिव रीजन। पहला, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इज इट केप्ट। गिव रीजन, कारण बताइए कि अगर एक गैस को किसी वेसल में रखा जाए, किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, किसी वेसल में रखा जाए तो वो उसी का उसको पूरा फिल कर देती है। क्या कर देती है? उसको पूरा फिल कर देती है। तो रीज़न बताना है क्यों। तो आप बताएंगे क्या रीज़न होगा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत कम होता है। इसलिए वो पूरी तरह से कहीं भी मूव करने के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं। इस वजह से जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उस पूरे कंटेनर को क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। बिकॉज इनका शेप और साइज दोनों क्या होता है? अनफिक्स होता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि एक गैस जो होती है उसके पार्टिकल्स क्योंकि लगातार मूव करते रहते हैं, तो जिस भी कंटेनर में आप गैस को भरेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो बार बार जाके कंटेनर की दीवार पे खटखट खटखट टकराएंगे जाके, और जब कंटेनर के सरफेस पे बार बार टकराएंगे तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा? फोर्स जनरेट होगा। किसी फोर्स से टकराएंगे और जब फोर्स लगेगा तो वहाँ पर क्या जनरेट होगा? प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई तो द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, दैट इज वाई इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड वन, द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। बिल्कुल वुडन टेबल को सॉलिड कहेंगे क्योंकि वुडन टेबल का ना ही शेप चेंज कर सकते हैं, ना ही आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। आपको वुडन टेबल तोड़नी पड़ेगी, आप उसको उठा के एक बोतल में नहीं भर सकते। भर सकते हो क्या? नहीं ना। अब ये नहीं पेपर फ्राई बता देना कि फोल्डेबल वाली आ गई और उसको हमने सेट कर दिया। ठीक, खैर, तो ये हो गया। अगला, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक। तो इसके बारे में बात कर चुके हम लोग तैरने वाली, जब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो बिल्कुल वैसे ही है कि हम अपने एयर हाथ में, जैसे हवा में है तो मैं आराम से एयर के बीच में अपने हाथों को मूव कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा है तो वहाँ वहाँ की एयर क्या होती जा रही है? हटती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत कम है। तो मैं अपने ताकत, जो मेरा अंदर का मस्कुलर फोर्स है, उससे मैं पार्टिकल्स को बड़े आराम से उनको हटा दे रहा हूँ और उनकी जगह मैं अपने हाथ बीच में क्या कर दे रहा हूँ? लगा दे रहा हूँ या डाल दे रहा हूँ या रख दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी अब मैं बोलूँ कि एक मेज रखी है, अब मेज के बीच के अंदर, मेज के अंदर हाथ डाल दो उसमें, तो क्या मेज के अंदर हाथ डाल दोगे? मान लिया कि आप खड़ी नहीं है, ठीक है, खली हो तो बात अलग है। ठीक है, तो आप उसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड है वो टेबल के पार्टिकल सॉलिड हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर कर सेपरेट करना आपके बस की बात नहीं है। वो बहुत टाइटली हेल्ड है, रिजिड स्ट्रक्चर होगा उसका। तो इसलिए क्योंकि उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो सॉलिड के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गैसेज और लिक्विड्स में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सेम सॉलिड ब्लॉक रूल। वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बिल्कुल वही कराटे एक्सपर्ट, देखो खली वाली बात की है। हाँ, कराटे एक्सपर्ट के पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है तो वो सॉलिड के अंदर भी अपना काम ऐसे कर सकता है, लेकिन अपन लोग नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स इन वाटर। व्हाट फाइंड आउट वाई। तो बेटा इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम लोग को कम से कम 15 से 20 मिनट का प्रॉपर लेक्चर होगा। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। दिस इज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग आगे करेंगे। ठीक है।
ओके गाइज, तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, शायद लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं तो तुम लोग के लिए वीडियोस लंबी देखना पॉसिबल नहीं रहता है इतना, तो इसीलिए हम आज के लिए इतना रखते हैं। और आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और हम ये भी समझेंगे क्या सॉलिड, लिक्विड और जो इंटरनल स्टेट चेंज है एक ही सब्सटेंस का अलग अलग स्टेट्स में, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, या कैसे क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें यार, दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सब्सक्राइबर आजकल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ जितने भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, 9th क्लास के हो यार, तुम लोग मेहनत करो, अगर मेरा वीडियो अच्छे लगते हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि अपनी फैमिली बड़ी हो सके। और आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।